नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम वागधारा में। मैं हूं रुचिका और दर्शकों, कार्यक्रम वागधारा में हम आपका परिचय करवाते हैं विभिन्न साहित्यकारों से और उनकी रचनाओं से, जो न केवल अपने भावों को शब्द रूपी मोतियों के माध्यम से साहित्य की विभिन्न कृतियों में पिरोते हैं, बल्कि साथ ही साथ समाज की जो कुरीतियाँ हैं उस पर भी कड़ा प्रहार करते हैं, साथ ही साथ नई दिशा और चेतना प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। और इसी विधा में आज कार्यक्रम वागधारा में जो हमारा विषय है वो विषय है मेरी कलम। आपको बता दें, जो आज हमारे खास मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, क्योंकि कहते भी हैं ना, असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। बस इतना जान लीजिए, न सुबह का नाश्ता न दोपहर की रोटी, दिन भर जगती है ड्यूटी में, रात की ड्यूटी में भी आंखें नहीं हैं सोती। आंधी तूफान कोविड या कोई आपदा जब भी है होती, पुलिस वाले हैं साहब, इनकी मुस्तैदी हरदम है होती। जी हाँ, स्वागत करते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान श्री विकास शर्मा जी का। जी नमस्कार, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं जुनगा का रहने वाला हूँ। जी। तो जैसा कि आपने साहित्यिक रुचि की बात की, तो मैं स्कूल के समय से ही कविताएं लिखता हूँ। स्कूल के समय से ही स्टेज पे जाने का शौक़ था। स्टेज पे कोई भी प्रोग्राम, भाषण या नाटक वगैरह कोई इस तरह के प्रोग्राम करने का शौक़ स्कूल समय से ही रहा है। तो धीरे धीरे पता ही नहीं लगा कि कब लिखने का शौक़ शुरू हो गया और कब से वो कविताओं का रूप, वो लिखावट कविताओं का रूप लेने लग गई। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ये कविताओं का जो शौक़ है ये शुरू हुआ और ये अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ गया है। और अब तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे सामाजिक कोई कुरीतियाँ होती है या कोई ऐसी घटनाएं समाज में हमारे होती हैं तो उनके ऊपर लिखना, ये इस प्रकार का मुझे शौक़ है। तो मैं इस प्रकार से कविताएं लिखता हूँ। जी, जैसा कि आपने कहा कि आप पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ बचपन से आप जो हैं वो लेखन की ओर आपका रुझान रहा है। जी। तो किस तरह से आप अपने व्यस्त जीवन में कविता लेखन और अपने कर्तव्य के प्रति सामंजस्य बिठा पाते हैं? मैं सच कहूँ तो कविता लिखने के लिए आप कोई काम करते हैं तो उससे इस प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस आपके मतलब कविता लेखन में या लेखन की वजह से आपके काम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कविताएं तो ये कल्पनाओं पे आधारित होती है। आप सोच रहे हैं, आपके कुछ मन में आ रहा है, आप उसे लिख रहे हैं, तो वो कब कविताओं का रूप ले लेगा तो उसे आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब इससे आपके काम पर कोई फ़र्क पड़ता है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। जी जी, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले आप अपने हमारे दर्शकों को दो पंक्तियाँ अपनी कविता की स्वरचित कविताओं की सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहली जो कविता सुना रहा हूँ वो नारी शक्ति के ऊपर मैंने लिखी है। तो उसका शीर्षक है प्रचंड कहर। तो कविता कुछ इस प्रकार है। नारी हूँ प्रचंड कहर जब मेरा छा जाएगा, नारी हूँ प्रचंड कहर जब मेरा छा जाएगा, एक काम लिप्त माटी के पुतले तू धू धू कर जल जाएगा, एक काम लिप्त माटी के पुतले तू धू धू कर जल जाएगा। नारी हूँ प्रचंड कहर जब मेरा छा जाएगा, काली हूँ कृपाण से अपनी कुछ ऐसा कर जाऊंगी, काली हूँ कृपाण से अपनी कुछ ऐसा कर जाऊंगी, तेज मेरा और रक्त तेरा तू छिन्न भिन्न हो जाएगा, तेज मेरा और रक्त तेरा तू छिन्न भिन्न हो जाएगा। नारी हूँ प्रचंड कहर जब मेरा छा जाएगा, एक काम लिप्त माटी के पुतले तू धू धू कर जल जाएगा। ममता का मेरी मर्म न समझा, ममता का मेरी मर्म न समझा, ममता का मेरी मर्म ना समझा, अपने पापों का चर्म ना समझा, पड़ी रहूंगी किसी कोने में ना सोच तू पछताएगा। नारी हूँ प्रचंड कहर जब मेरा छा जाएगा, एक काम लिप्त माटी के पुतले तू धू धू कर जल जाएगा, एक काम लिप्त माटी के पुतले तू धू धू कर जल जाएगा। महिला महिला जो तू करता, महिला महिला जो तू करता, मैं सर्वस्व हिला कर रख दूंगी, तर्क तेरा जो गर्क रहा मैं नर्क दिखा कर रख दूंगी, तर्क तेरा जो गर्क रहा मैं नर्क दिखा कर रख दूंगी, रुतबा तेरा तेरी शोहरत सब माटी में मिल जाएगा। नारी हूँ प्रचंड कहर जब मेरा छा जाएगा, एक काम लिप्त माटी के पुतले तू धू धू कर जल जाएगा। भूल के बाबुल का बचपन जुबां को अपने सिली रही, भूल के बाबुल का बचपन जुबां को अपने सिली रही, परिवार तेरा परिवार मेरा बस यही कहानी चली रही। उठे जो पग तो देखना सब नारी प्रधान हो जाएगा, उठे जो पग तो देखना सब नारी प्रधान हो जाएगा। नारी हूँ प्रचंड कहर जब मेरा छा जाएगा, एक काम लिप्त माटी के पुतले तू धू धू कर जल जाएगा। चील कौओं और गीदड़ों सी, चील कौओं और गीदड़ों सी नजरें मुझ पर गड़ी रही, तू पूजता था मंदिरों में और मैं सड़कों पर पड़ी रही।
चील कौओं और गीदड़ों सी नजरें मुझ पर गड़ी रही, तू पूजता था मंदिरों में और मैं सड़कों पर पड़ी रही। ढकोसलों का अब तेरे अंतिम पहर हो जाएगा, ढकोसलों का अब तेरे अंतिम पहर हो जाएगा। नारी हूँ प्रचंड कहर जब मेरा छा जाएगा, एक काम लिप्त माटी के पुतले तू धू धू कर जल जाएगा। जी, बहुत खूब आपने नारी शक्ति का बहुत बखूबी से बखान किया है अपनी कलम के माध्यम से, अपनी स्वरचित जो कविता है उसके माध्यम से। धन्यवाद। अब जैसे कि आप हिमाचल से ही संबंध रखते हैं, आप इसी हिमाचली परिवेश में पले बड़े हुए हैं, तो जाहिर है आप हिमाचली बोली से भी आपका जो वास्ता है काफ़ी गहरा है और दिल का रिश्ता है। और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि आप पहाड़ी बोली में भी जो अपनी जो साहित्य की जो व्यंग्य कृति है उस और भी आपका रुझान है। तो क्यों ना आप हमारे दर्शकों को पहाड़ी में कुछ सुनाएं। बिल्कुल, मैं अब आपको एक कविता वेस्टर्न कल्चर जो हमारा पश्चिमी सभ्यता है उसकी तरफ जो आज के युवा पीढ़ी का या उनका झुकाव उस तरफ का है, तो उस पर मैं एक व्यंग कह सकते हैं आप इसे, वो आपको सुनाना चाहूँगा। वेस्टर्न तो डेग और नरकों के बेमारी बारी। वेस्टर्न जो शब्द है यहाँ पे पश्चिमी सभ्यता को कहा गया है। वेस्टर्न तो डेग और नरकों के बेमारी बारी, मिनी स्कर्ट और बॉय कट ना ही ओली से बात नारी। वेस्टर्न तो डेग और नरकों के बेमारी बारी, मिनी स्कर्ट और बॉय कटनाई ओली से बारते नारी। इसी चलो ठुमके रोई नोरा नखरा रखला, बाल माठे माठे मुंह पाए क्रीम पाउडर ना तब से अगला ना पिछला। इसी चलो ठुमके रोई नोरा नखरा रखला, बाल माठे माठे मुंह पाए क्रीम पाउडर ना तब से अगला ना पिछला। मैं पछाउण दी निकुण मदानोरी और कुण पाड़ी, मैं पछाउण दी निकुण मदानोरी और कुण पाड़ी, मिनी स्कर्ट और बॉय कटनाई ओली से बारती नारी। सड़कों पाए इसी चलो बेडो जी जिसी डॉन, सड़कों पाए इसी चलो बेडो जी जिसी डॉन। बोल दू अभी कह नहीं एक देड़ एक पुल शाही पकड़े पाया बोलो आप कौन। बोल दू अभी कह नहीं एक देड़ एक पुल शाही पकड़े पाया बोलो आप कौन। इनोरा फैशन वाइट शर्ट और जींसों काली, इनोरा फैशन वाइट शर्ट और जींसों काली, मिनी स्कर्ट और बॉय कटनाई ओली से बारते नारी। नौश इसे लांबे लांबे जिसी से पूतना, नौश इसे लांबे लांबे जिसी से पूतना, ज्ञान नोरी बात नहीं कर मोरी करतूतना। ये जानोले माए बाओ किसी किसी करे रो पाली, ये जानोले माए बाओ किसी किसी करे रो पाली, मिनी स्कर्ट और बॉय कटनाई ओली से बारते नारी। फिगरोरा ईशा ख्याल की किलो वजन इठाऊंदा, फिगरोरा ईशा ख्याल की किलो वजन इठाऊंदा, मेरी खोड़ भी चोड़े रो देना पड़ो नहीं तो से भी निखाऊंदा। ये हाल इनोरा का यही संस्कृति मारी, ये हाल इनोरा का यही संस्कृति मारी। वेस्टर्न तो डेगो नरको क्या बेमारी बारी, वेस्टर्न तो डेगो नरको क्या बेमारी बारी। जी, बहुत खूब आपने स्वरचित जो व्यंग्य है, पहाड़ी जो बोली है, उसमें बखूबी जो है वेस्टर्न कल्चर पर एक तीखा प्रहार किया है। धन्यवाद जी। तो जैसे कि आप पहाड़ी बोली में अपना जो साहित्यिक योगदान दे ही रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप किसी साहित्यिक जो व्यक्ति हैं या फिर कोई जो आपके रोल मॉडल हैं उनसे प्रभावित होकर ये रचना करते हैं, या कौन आपका जो हिमाचली जो साहित्यकार है आपको प्रभावित करते हैं? एक डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, आपने नाम सुना होगा। वो लेक्चरर रिटायर हैं हिंदी के, और वो हिंदी में भी लिखते हैं और पहाड़ी में भी लिखते हैं। तो उनकी अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है कुकड़ी करके जी। तो उनकी जो कविताएं हैं और उनका जो पहाड़ी पे उनकी जो पकड़ है वो बहुत ही अच्छी है। तो उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। वो भी जुनगा के ही रहने वाले हैं, तो उनसे मुलाकात भी होती रहती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो ऐसे कई लोग हैं, एक अश्विनी कुमार करके हैं, भजन सम्राट भी उन्हें लोग कहते हैं, तो उनकी भी बहुत ही अच्छी पकड़ पहाड़ी पर है, हिंदी पर भी बहुत अच्छी पकड़ है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके साथ उठना बैठना होता रहता है। कुछ कविताएं वो सुनाते हैं, कुछ हम सुनाते हैं, कुछ उनसे सीखने को मिलता है। ऐसे ऐसे करके सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो लोगों से सीखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बस ऐसे करके लोगों का प्यार मिलता रहता है। जी, यानी कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे जो साहित्यकार हैं उनसे संपर्क में रहते हैं और उन्हें सुनते रहते हैं, उन्हें पढ़ते रहते हैं। तो ज़रूर जाहिर है हमारे दर्शक भी जो हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं कि आपसे एक और जो पंक्तियाँ हैं आपकी स्वरचित जो कविता है वो आप सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं आपको अब एक पहाड़ी कविता सुनाना चाहता हूँ जो एक माँ ने अपने उस बेटे के लिए लिखी है जो बेटा फ़ौज में था और शहीद हो चुका है। जी। मैं आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कविता है मेरा मायरा दिल, इसका शीर्षक है, कविता का शीर्षक है मेरा मायरा दिल। मेरा मायरा दिल से बोलो था दिलो पाए ना लोए, मतलब माँ अपने बेटे को कह रही है जो फ़ौज में है, मेरा मायरा दिल से बोलो था दिलो पाए ना लोए, जे आया हूँ तिरंगे मायर लिपटे रहे तो देखे रोए।
मेरा मायरा दिल से बोलो था दिल पाए ना लोए, जे आया हूँ तिरंगे में लिपटे रहे तो देखे रोए। मेरे का पता था से अपनी बातों रहे शपक का निकलना, मेरे का पता था से अपनी बातों रहे शपक का निकलना, जब अगली बार मिटना तो तिरंगे दा ही मिटना। मेरे का पता था से अपनी बातों रहे शपक का निकलना, अगली बार जब मिटना तो तिरंगे दा ही मिटना। औ बिकिशा बोल दी कि अपनी जान दूजिया माँ पाए ना खोए, औ बिकिशा बोल दी कि अपनी जान दूजिया माँ पाए ना खोए। मेरा मायरा दिल से बोलो था दिलो पाए ना लोए, मेरा मायरा दिल से बोलो था दिलो पाए ना लोए, जे आया हूँ तिरंगे में लिपटे रहे तो देखे रोए। बोलो था अम्मा 15 दिन ता साथी काटे तो मीना तेती बिलाना पड़ो, से बोलो था कि अम्मा 15 दिन ता साथी काटे तो मीना तेती बिलाना पड़ो। तू मेरे बिना नहीं सुत दी और तेस बिना नहीं सुतदा, तू मेरे बिना नहीं सुत दी और तेस बिना नहीं सुतदा, दिल तेसा मरा बिलाना पड़ो। से बोलो था कि मीना ता साथी काटा तो साल मीना तेती बिलाना पड़ो, तू मेरे बिना नहीं सुत दी और तेस बिना नहीं सुतदा, दिल तेसा मरा बिलाना पड़ो। और जू तेसा मरा बिलाना पड़ो, मेरे नहीं छूटे आशू, मेरे नहीं छूटे आशू पर एक ही दो सपूत ते ही नहीं हुए, मेरे नहीं छूटे आशू पर एक दुख की दो सपूत ते ही नहीं हुए। मेरा मायरा दिल से बोलो था दिल अब पाए ना लोए, जय आऊँ तिरंगे में लिपटे रहे तो देखे रोए, जय आऊँ तिरंगे में लिपटे रहे तो देखे रोए। जी, बहुत खूब। आपने एक माँ और पुत्र के बीच में जो रिश्ता है और जो एक सिपाही की जो आपने कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा है उसको बखूबी जो बखान किया है। तो इस बीच आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप बचपन से ही कलम के साथ आपका जो रिश्ता है वो बन गया था या फिर सहज ही आपने कविता लेखन की ओर अपना रुझान किया? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि स्कूल के समय से ही हमें शौक़ था कि कोई भी ऐसे सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम होते थे तो हम उसमें हिस्सा लेते ही लेते थे। कोई भी ऐसे तो स्कूल से लेकर शौक़ था कुछ ना कुछ करने का, तो धीरे धीरे वैसे ही करके लिखने का शौक़ भी लग गया। तो पता ही नहीं लगा कि कब वो लेखन कविताओं में बदल गया। फिर जब कहीं आगे हमें मंच मिले, कहीं कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिला और लोगों ने कहा कि नहीं आप अच्छा लिखते हो, तो और भी बढ़ावा उस लिखावट को मिल गया, तो धीरे धीरे करके और भी लिखने लग गए। ऐसे करके कहीं ना कहीं वो एक जीवन का हिस्सा सा बन गया कि मतलब कुछ भी ऐसा होता है कि जब फ्री होते हैं या कहीं अकेले जा रहे होते हैं या अकेले बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ लिखने का मन कर जाता है और वैसे ही कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो साहित्यकार हैं अक्सर वो अपने जो तन्हाई हैं उसमें वो लिखना या फिर रचना करना पसंद करते हैं। जी। तो लेकिन आपका जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी व्यस्तता भरा है, तो कैसे आप अपने इस शौक़ के लिए आप समय निकाल पाते हैं? जी, ऐसा है कि जो हमारा काम है वो अलग है और जो कविताएं लिखने का काम है ये तो सारा मन के हिसाब से चलता है, तो इसका कार्य क्षेत्र पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कहीं भी जब कोई काम भी कर रहे हैं, आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो जैसे ही फ्री हुए उस विचार को हमने कहीं लिख दिया तो वो मतलब धीरे धीरे वैसे ही उन विचारों को इकट्ठा करके फिर एक कविता बन जाती है। तो इसका कार्य क्षेत्र पर वैसा खास प्रभाव पड़ता नहीं है और मतलब मुझे आज तक ऐसा कभी महसूस हुआ नहीं है कि कविता लिखने की वजह से या कोई और भी लेखन कार्य मैं करता हूँ उसकी वजह से मेरी नौकरी पे कोई इस प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा है, तो ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। जी, लेखन के साथ साथ क्या आप जो पुस्तकें हैं या फिर जो विभिन्न साहित्यिक कृतियाँ हैं उसकी ओर भी आपका रुझान रहता है? बिल्कुल, मैं कहानियाँ भी वैसे लिखने की कोशिश करता हूँ और थोड़ी कुछ कहानियाँ मैंने लिखी भी हैं, शौक़ रखता हूँ। तो धीरे धीरे करके अभी मतलब अभी तो शुरुआत इन चीज़ों की प्रकार से शुरुआत हुई है, अभी सफ़र बहुत लंबा है, धीरे धीरे करके देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो कहानियाँ लिखने का शौक़ भी है, कविताएं लिखने का शौक़ भी है। अगर आने वाले समय में सब कुछ सही से चलता रहा तो इन चीज़ों का प्रकाशन करने का भी मौका मिला तो प्रकाशन भी करेंगे। देखते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है। जी, तो जाहिर है जब आप लेखन से जुड़े हैं तो आप पत्र पत्रिकाओं में भी आपका आने वाले समय में आपका रुझान रहेगा ही। क्या आपको लगता है कि ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं या फिर कोई भी माध्यम है जिससे आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, एक अच्छा माध्यम है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, समाज को एक संदेश देने का? जी बिल्कुल, पत्रकार जितनी भी पत्रिकाएं, पत्र या समाचार पत्र जो भी हैं, इनसे अच्छा माध्यम अपने विचारों को प्रकट करने का कोई और
है नहीं ऐसे। अब आजकल के समय में ऐसे तो सोशल मीडिया भी है, उससे भी आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनके द्वारा आप अपने विचार प्रकट करते हैं वो बहुत से लोगों तक पहुंचती है और लोग उन विचारों को पढ़ते हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस प्रकार की लेखनी लिखते हैं और लोग उनको पढ़ते हैं तो लोग उनसे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। क्योंकि आप अगर अच्छा लिखेंगे, अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो वो उसका अच्छा ही प्रभाव पड़ने वाले पे जाएगा। अगर आप कुछ गलत प्रकार का लिखेंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ने वाले पे जाएगा। तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हैं और पत्रिकाओं में किस प्रकार से उसे छापा जा रहा है और किस प्रकार से आगे परोसा जा रहा है। जी, तो चलिए अब आपसे एक और आपकी स्वरचित जो पंक्तियां हैं वो आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी, एक कविता है, उसका शीर्षक है पापा। ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है तो मैं ये आपके साथ साझा करनी चाहूँगा। जी। जब तू मेरी उंगली पकड़ के चलता था, जब तू मेरी उंगली पकड़ के चलता था, कभी छटक देता था हाथ, कभी दूर निकलता था। जब तू मेरी उंगली पकड़ के चलता था, कभी छटक देता था हाथ, कभी दूर निकलता था। गांव के आड़े तिरछे रास्तों में गिर जाता था, गांव के आड़े तिरछे रास्तों में गिर जाता था। मुझे देख रोता था, फिर उंगली पकड़ संभलता था। गांव के आड़े तिरछे रास्तों में गिर जाता था, मुझे पकड़ता था, रोता था और उंगली पकड़ फिर संभल जाता था। तब तू मेरी उंगली पकड़ कर चलता था, तब तू मेरी उंगली पकड़ कर चलता था। अब तू बड़ा हो गया है, कभी याद आती है पापा की। अब तू बड़ा हो गया है, कभी याद आती है पापा की। अपने पाँव पर खड़ा हो गया है, कभी याद आती है बाबा की। अब तू बड़ा हो गया है, कभी याद आती है पापा की। अपने पाँव पर खड़ा हो गया है, कभी याद आती है बाबा की। अब मैं तेरी उंगली पकड़ कर चलना चाहता हूँ, अब मैं तेरी उंगली पकड़ कर चलना चाहता हूँ। हाथ छटक कर नहीं भागूंगा, कुछ लड़खड़ाता हूँ। अब मैं तेरी उंगली पकड़ कर चलना चाहता हूँ, हाथ छटक कर नहीं भागूंगा, कुछ लड़खड़ाता हूँ। शायद तू मुझे ना पहचाने, शायद तू मुझे ना पहचाने। मुँह पर कुछ झुर्रियाँ हैं, बाकी वही सूरत है। शायद तुम मुझे ना पहचाने, मुँह पर कुछ झुर्रियाँ हैं, बाकी वही सूरत है। बेटा लौट कर आजा, मुझे तेरी ज़रूरत है। बेटा लौट कर आजा, मुझे तेरी ज़रूरत है। बहुत खूब। आपने जो एक लगता है, इससे साफ झलकता है कि आप भी कहीं ना कहीं जो है अपने परिवार से बहुत करीब से जुड़े हैं। जी बिल्कुल। तो क्या आप समय दे पाते हैं अपने परिवार के लिए? जी बिल्कुल। जब भी मुझे अपने विभाग से या अपनी नौकरी से जैसे ही समय लगता है तो मैं सबसे ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैं सभी को, दर्शकों को भी यही कहूँगा कि जितना समय आजकल के समय में समय निकालना बहुत कठिन कार्य है। और कुछ एक चीज़ें ऐसी हो गई हैं जैसे सोशल मीडिया है, लोग इनसे बहुत जुड़े हुए हैं तो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने से अधिक समय जो है अपने माता पिता को, अपने बच्चों को दिया जाए उतना ही अच्छा है। जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि जो आज की जो युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जो हैं वो जुड़े हैं, मोबाइल या फिर कोई और गैजेट्स, और अपने पारिवारिक जो संबंध है कहीं ना कहीं उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप अपने परिवार को समय दे रहे हैं और आपकी जो कृतियाँ हैं उसमें ये साफ झलक रहा है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि आप कविता लेखन या साहित्य से जो के अलावा और किन विषयों में आपकी जो रुचि है वो आपकी रहती है? देखिए, कविता लेखन के अलावा कहानी लेखन भी मेरी रुचि है और सबसे ज़्यादा जब मुझे समय लगता तो मैं बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ कुछ इस प्रकार की मतलब इंडोर गेम्स, कोई शतरंज खेलना या कोई इस प्रकार की गेम्स या अंतराक्षरी खेलना, बच्चों के साथ इस प्रकार से समय व्यतीत करना पसंद करता हूँ। बाकी मतलब खेल कूद इस प्रकार के कार्य बच्चों को सिखाने और उनके साथ खुद भी इस प्रकार कार्यों में अपना समय देना, ये चीज़ें मुझे पसंद है और यही चीज़ें मैं करता हूँ। जी, यानी कि आपकी जो हॉबी है, जो आपका जो दिल है वो आपके परिवार के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है और आप काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। साथ ही जानना चाहेंगे कि कार्यस्थल पे भी क्या जो आपकी रचनाएं हैं आप उनका बखान करते हैं, यानी कि आपकी जो आपकी जो ये कृतियां हैं उनसे जो आपके सहकर्मी हैं वो भी इससे रूबरू हैं या नहीं? जी, मैं जब मुझे समय लगता है तो कोई मेरे साथ मेरे मित्र कोई होते हैं तो उन्हें भी कुछ ना कुछ सुनाने की कोशिश करता रहता हूँ।
देखिए, ऐसा है कि आज के समय में कविताएं या कुछ भी इस प्रकार का लेखन है, ये एक बहुत आसान सा जरिया है अपनी बात को लोगों के तक पहुंचाने का। तो अगर आप इस तरीके से सामाजिक कुरीतियों पे लिखकर या कुछ ऐसी घटनाएं जो समाज में घटित होती है उन पे लिखकर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुँचाने का। तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ और फिर उन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाता हूँ और इस प्रकार से लिखने की कोशिश करता हूँ कि लोग उससे कुछ ना कुछ सीख लें, कुछ ना कुछ सीखें और उन कुरीतियों से निपटने का कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कार्य करें कि उनसे निपटने की कोशिश करते रहें। तो इस प्रकार से लिखने की कोशिश करता हूँ। जी, ज़ाहिर है आपका जो कर्म क्षेत्र है वो भी कहीं न कहीं बहुत सारे अपराधों से जुड़ा है। जी। और बहुत सारे क्राइम से जुड़ा है। तो कहीं न कहीं आपकी जो आपका जो रचनात्मक जो पहलू है वो भी समाज की जो कृतियाँ हैं उस पे प्रहार करता है। जी। जी, तो आज जो है कार्यक्रम वागधारा में आप कुछ कहना चाहेंगे सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उसके प्रति आपका जो संदेश है कृपया आप हमें बताएं। जी, आज के दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है, तभी हम इन कुरीतियों से निपट सकेंगे। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ को ज़्यादा जा रही है। तो अगर हमें इन चीज़ों से निपटना है तो हमें पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा। देश का, किसी भी देश का विकास तभी संभव है अगर हम अपने देश की कुरीतियों से निपटेंगे और जागरूक होंगे और औरों को भी जागरूक करेंगे। यानी जागरूकता ही बहुत ज़रूरी है। तो विकास जी, आज आप हमारे स्टूडियो में उसके लिए धन्यवाद और तमाम दर्शकों से भी आज हम कार्यक्रम में विदा लेंगे।